हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये हमारा मोशन क्लास 9th का लेक्चर नंबर है 2। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में जाने, मोशन की डेफिनेशन और रेस्ट के बारे में अध्ययन करी। और हम जाने थी कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी हैं, कहें तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी हमारी कितने तरह से होती हैं, कहें तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे हम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोशन को अफेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जो कि मेजरेबल ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम केवल और केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे लिखा है, कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड। डिस्टेंस है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से अगर बात करें, कैन टाइम बी मेजर्ड, क्या टाइम को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाइम क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसी तरह से देखें तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी बना। इसी तरह से अगर देखें, कैन लव बी मेजर्ड, क्या लव को हम मेजर कर सकते हैं? लव नहीं कर सकते, तो लव हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर ना कर सकें उनको हम पढ़ेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम केवल और केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लव को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो लव हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। आगे बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से होती है। पहला तुम्हारा होगा बच्चों स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होगा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड एलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड को बताएं, डायरेक्शन को इंडिकेट ना करवाएं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू या फिर नंबर, जो भी नंबर वगैरह निकल के आएगा उसको। एग्जाम्पल की बात करें, टाइम, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। टाइम को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से मास, तो टू मेजर मास डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो मास भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज विच पॉसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत हो और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े उनको हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की बात करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान के चलो ये क्या है, बंदा पुल कर रहा है, खींच रहा है दरवाजे को। टू मेजर फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। तो क्या कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, कितने न्यूटन का हम फोर्स लगाएंगे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो फोर्स क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? तो लिखा होता है कि पुल और पुश, तो पुल का मतलब क्या होता है, धक्का मारना अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन इंडिकेट कराया वहाँ पर। पुश का मतलब होता है खींचना, तो बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो यूनिट्स आर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट का एक सिस्टम है, किस सिस्टम में हम मेजर करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो यहाँ पर अब दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है हमारा एमकेएस सिस्टम और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस का मतलब होता है कि एम फोर मीटर के किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। वही सीजीएस का मतलब होता है सी फोर सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस फोर सेकेंड। तो जब भी हम मेजरमेंट करें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, समझ जाओ वो सीजीएस सिस्टम है, और जब भी मेजरमेंट करें मीटर किलोग्राम और सेकंड में, समझ जाओ वो एमकेएस सिस्टम है।
और एम सिस्टम को ही हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एसआई सिस्टम। क्या पढ़ते हैं बच्चों, एसआई सिस्टम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एसआई का मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से, पहले हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने माना कि कोई भी बंदा है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ, कहाँ से, ए इज़ द इनिशियल पॉइंट, ए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, तो पॉइंट ए बना इनिशियल पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, बी पॉइंट हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट, बी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है। और ये आपको दे रखा है कोई सर्कुलर, मतलब कोई लूप दे रखा है, इसके चारों तरफ उसे घूमना है। ठीक है, तो ये बना इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से ये चलना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से घूमने के बाद एन एथलीट है वो रन करेगी, रनिंग रेस, तो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी और बी पॉइंट पर आएगी, ये बनेगा फाइनल पॉइंट। तो ए से चलने के बाद कहाँ आ गई, बी पॉइंट पर आ गई। तो ए से और बी पॉइंट पर आने में सर्कमफेरेंस के अराउंड वो घूमी और कितना वो चली, 250 मीटर, कितना चली वो, 250 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ पे द एथलीट इज कवरिंग ए पाथ ऑफ 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी तक चलने में उसने कितना पाथ को कवर करा, 250 मीटर, सर्कमफेरेंस के अराउंड घूमा। एक्चुअल पाथ कितना है, 250 मीटर। द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ मतलब जो भी एक्चुअल पाथ वो कवर करेगा उसको हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्लियर है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बनेगा इनिशियल और बी बनेगा फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट कब मिलेगा, जब इनिशियल और फाइनल के बीच में बिल्कुल एक सीधी लाइन बना दो। तो ये जो है इनिशियल और फाइनल के बीच में एक सीधी लाइन, इसको हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये हमने माना कितना है, 160 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ए है, नाउ ए3 रनिंग ए टू ए, मतलब ए से चलना स्टार्ट हुआ और वापस ए पर आ गया। तो मानो कि ए से चलना स्टार्ट हुआ और वापस ए पर आ गया, तो आधा जब चक्कर घूमा था तो 250 मीटर, पूरा घूमेगा तो 500 मीटर। तो इसने एक राउंड कंप्लीट करा, इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो यहाँ पे द पाथ कवर्ड बाई एथलीट इज 500 मीटर, तो 500 मीटर का वो एक्चुअल पाथ को कवर करा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 500 मीटर होगी। और द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन ए फाइनल पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट इज 0। ए से चलना स्टार्ट हुआ और वापस ए पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फिर बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो उसको हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ए और फाइनल पॉइंट अगर बी है, तो यहाँ पे ज़रा देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम ए टू बी, अगर वो ए से कहाँ चला, बी पर चला, ए से बी आया ऐसे घूम के, ठीक है, ए से बी आया, तो डिस्टेंस कितना बना, 250 मीटर। कितना बना, 250 मीटर एक्चुअल पाथ जो है कवर करके आया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसको हम पढ़ा, तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। कितना आया, 160 मीटर। कितना होगा, 160 मीटर। जब वो ए टू ए चला, मतलब ए से चला अब वापस ए पर आ गया, ए पर चला और वापस ए पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या बना, सेम। तो पूरा जब चक्कर घूमेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 500 मीटर। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम बनी, तो ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 मीटर। क्लियर है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट पाथ या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ज़रा देखें, इधर लिखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होगा जो भी टोटल पाथ एक्चुअल पाथ कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसको हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है, नीड ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की। इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। तो डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है। यहाँ भी डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है। क्लियर है। इट इज़ इधर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस से कम है देखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वल कब होगा, अभी हम बात करेंगे। इक्वल होगा इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चले, जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करें, ए से बी चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चले, सही है, मान लो वो 60 मीटर पाथ को कवर करा, ए से बी चला, तो ये वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी यही है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इनिशियल टू फाइनल यही है और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही बनेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अच्छा, जीरो कब बनेगा, जीरो जब बनेगा जब वो सर्कुलर पाथ को कवर करे, जैसे पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करे, वापस हमारा पॉइंट ए पर आ जाए, तो ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, और डिस्टेंस होगा 2πr, कहें तो सरकमफेरेंस के बराबर। या फिर ए पॉइंट से चले कहाँ, बी पॉइंट पर, उसके बाद बी से कहाँ आ जाए, ए पर, तो ये वाले केस में क्या, इनिशियल और फाइनल सेम बन जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है वो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। और ये याद रखना कि किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तब। बात करते हैं, कुछ एग्जांपल हमारे दे रखे हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट अ पॉइंट ए, गोज टू बी टू सी टू डी, बी टू सी टू डी, मतलब बी टू सी टू डी एंड अगेन ए, इस तरह से जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस को फाइंड कर लो। तो ए से चला, इस तरह से पूरा चक्कर लगाया, तो डिस्टेंस कितना होगा, 3 + 5 + 3 + 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। अगर यही वाली डायग्राम में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। आगे बात करते हैं, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच पॉसेस, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एथलीट रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेज द सेम पॉइंट, जब वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है और सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक में जब घूम रहा है, ठीक है, एंड रीचेज द सेम पॉइंट, तो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और वापस कहाँ पर आ गया, पॉइंट ए पर आ गया, तो ये वाले केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो 2πr सरकमफेरेंस के बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। और हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये वाले केस में क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है और डिस्टेंस की वैल्यू कुछ है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, अभी हम लोगों ने देखा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर लिखा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट हमारा कुछ डिस्टेंस को कवर किया, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या वो 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस को कवर करे तो क्या उसके पास 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, देखो, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए डिस्टेंस इट कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, कब होएगा, जैसे मानो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया कोई ऑब्जेक्ट और फिर वापस हमारा कहाँ पर आ गया, बी से ए पर आ गया,
सही है, पहले ए से बी गया, उसके बाद बी से ए आ गया। तो ये वाले केस में डिस्टेंस कितनी होगी, ए से बी और प्लस बी से ए 60 किलोमीटर। वही अगर बात करें बट एज द फाइनल पोजीशन कॉन्साइड विद एन इनिशियल पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो बच्चों क्या बनेगी, जीरो। ठीक है, तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, कॉन्साइड कर जाए, वो वाले केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट कौन से सही है। तो पहले लिखा इट कैन नॉट बी जीरो, बिल्कुल गलत है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है कौन से केस में, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, या जब वो सर्कुलर पाथ में कवर करे, तब जाके इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती डिस्टेंस से। ठीक है, तो बोथ दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो और इट्स मैग्नीट्यूड इज ईदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके यूनिट और रिलेशन की। स्पीड की बात करते हैं और वेलोसिटी की। तो एक तरफ लिखा है स्पीड, एक तरफ लिखा है वेलोसिटी। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसको हम पढ़ेंगे स्पीड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब स्पीड को जब डायरेक्शन दे देंगे तो बन जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या कहते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वही वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। स्पीड की वैल्यू या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी किसके, वेलोसिटी के, और ये क्या होगी, लेस देन होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, नहीं अभी हमने पढ़ा था कि जैसे डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो या तो ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगी। इसी तरह से डिस्टेंस से क्या बना, स्पीड, क्या बना, स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किससे, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी किससे बना, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, स्पीड जो है बच्चों दो तरह से होता है, एक होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम पढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे। इंस्टेंटेनियस की बात हम 11th क्लास में करेंगे। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड लिखा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, तो हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकंड। सीजीएस की बात करें तो सीजीएस का मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बना दो और सेकंड को सेकंड बना लेने दो। तो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। तो यूनिट हमारी क्या होंगी, स्पीड और वेलोसिटी की सेम होंगी। ठीक है, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। स्पीड जो है वो किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से, और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। इसीलिए वेलोसिटी क्या बनी, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या बनी, स्केलर क्वांटिटी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे हम लोग बात करते हैं जनरल कि बस की जो एवरेज स्पीड है लिखा होता 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा हो बाइक वगैरह में लगा होता है, उसमें भी यूनिट किससे लिखी आती है, किलोमीटर पर आवर में। तो कन्वर्जन ऑफ कॉमर्शियल यूनिट टू एसआई यूनिट, मतलब जो भी कॉमर्शियल यूनिट है किलोमीटर पर आवर को हम एसआई में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और भाई
1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकंड हुए? 60 इंटू में 60 कहे तो 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड बनी। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे? तो 1 किलोमीटर की जगह पर रखेंगे 1000 मीटर और 1 आवर की जगह रखेंगे 3600 सेकंड। तो इस तरह से आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 5/18। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करोगे? 90 इंटू में 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग पढ़ते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 25 मीटर पर सेकंड। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 इंटू 5/18, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो आएगा कितना? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो लिखा अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर हो जाए? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर भी हो सकती है और डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन बराबर कब होगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी जा रहा है और बी ए से बी जा रहा है, तो ये वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे तो एवरेज स्पीड जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी के। ध्यान रखना, वैसी केस है जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था। आगे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है चीता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव ए पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर। इफ अ चीता स्पॉट इट्स प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाई इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। आपको टाइम फाइंड करना है और ये तो फालतू की बकवास दे रखी है शुरुआत में कि 100 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है अप टू 500 मीटर तक। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है एवरेज वेलोसिटी कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 25 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है चीता जो है स्ट्रेट लाइन में डिस्प्ले चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। तो टाइम टेकन कितना होगा? 100 टाइम यहाँ पहुँचाएंगे, फार्मूला क्या होगा? टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम अपॉन में वेलोसिटी, तो 100 अपॉन में 25, आंसर आएगा 4 सेकेंड। ठीक है। यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आएगा? 4 सेकेंड में वो शिकार कर लेगा। ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, और कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे किससे रिलेटेड, जो हमारे वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड है। ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।